जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि हमने लाइन एंड एंगल का टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ट्रायंगल पे। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमारा एक टॉपिक जो सब टॉपिक है लाइन एंड एंगल वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल। आप क्वेश्चंस की चिंता न कीजिए कि सर ने क्वेश्चंस नहीं कराए, क्वेश्चंस की सीरीज़ आएगी, वो एक वीडियो में हमने सारे ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का भी वीडियो एक लेकर आएंगे लंबा सा, जिसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल देखिए, जैसा कि परिभाषा लिखा हुआ, तीन रेखाओं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक रेखा हम खींचते हैं, मान लीजिए कोई एक रेखा खींचते हैं, इसको कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, इसको कोई तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये रेखा ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, ये रेखा ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। जिससे कि क्या है कि तीनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इनसे जो घिरी हुई आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये त्रिभुज बना, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बना। तो अगर इसको हम अगर काट कर निकाल कर अगर हम इसको यहाँ चिपका दें तो ये हमारी आकृति देखिए ऐसे कुछ बनेगी, देखिए त्रिभुज। अब मान लीजिए इसको हम नाम दे दें ए बी, जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु है, अगर उस बिंदु को हम नाम दे दें ए बी सी, और दो लाइनों के बीच में एक एंगल बनता ही है। तो देखिए तीन एंगल बनेंगे हमारे, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। इन तीनों एंगल को हम कहते हैं अंतःकोण। और इसमें तीन भुजाएं होती हैं। जैसे देखिए हमारी पहली भुजा है भुजा ए बी, भुजा ए सी और भुजा बी सी। ये तीन हमारी भुजाएं हैं। हमारे तीन एंगल, हमारे जिन एंगलों को हम नाम देते हैं 1 2 3, तो देखिए तीन एंगल फॉर्म होंगे। कौन कौन से? कोण है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये हमारे तीन कोण, यानी कि त्रिभुज क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति है। तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं से जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है से घिरी हुई एक आकृति है। इसमें तीन भुजाएं होंगी, ए बी बी सी और ए सी। तीन कोण बन गए। इन तीनों कोणों को हम अंतःकोण बोलते हैं, यानी इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब आइए त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ गुण समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए पहला गुण हमारा है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, इनके तीन अंतःकोण हैं, आपको पता ही है। और ट्रायंगल ये ABC है, इनके तीन अंतःकोण। मान लीजिए ये एंगल हमारा N1 है, ये एंगल हमारा 2 है, ये एंगल हमारा 3 है। तो जो हमारा एंगल 1 होगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम तीनों एंगल को जोड़ दें तो ये एंगल हमारे 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। हम एंगल 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, हम एंगल 1 को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAC, एंगल BAC। इस एंगल BAC को हम एंगल CAB भी बोल सकते हैं, CAB। बीच में हमारा A आना चाहिए, क्योंकि हम A जो वर्टेक्स है
उस पर हम एंगल शो कर रहे हैं, तो बीच में हमारा ए आना ही चाहिए। तो एंगल बी ए सी बोलिए, चाहे एंगल सी ए बी बोलिए, चाहे इधर से कान पकड़िए, चाहे घुमा के कान पकड़िए इस हाथ से, तो कुल मिलाकर आप कान ही पकड़ रहे हैं। प्लस एंगल 2 हमारा हो जाएगा एंगल ए बी सी, प्लस एंगल हमारा सी क्या हो जाएगा ए सी बी, एंगल ए सी बी, इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, क्या है, देखिए किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अभी आपको मैंने बताया अंतःकोण, अब देखिए बहिष्कोण क्या है, जो तीनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारा ए बी और ये सी बना, ठीक। देखिए 3 अंतःकोण बनेंगे, 1 2 3, 3 अंतःकोण बने। ये जो हमारा है अगर इसे हम नाम दें एंगल 1 2 3, तो एंगल 1 2 3 हमारे अंतःकोण में, पर इन्हीं प्रतिच्छेदित रेखाओं पे देखिए एक बाहर की तरफ भी कोण बनेगा। जैसे देखिए ये एक एंगल हमारा फॉर्म हुआ, ये एक एंगल फॉर्म हुआ, ये एक एंगल फॉर्म हुआ, तो इस एंगल को ही हम बोलते हैं बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण बोलते हैं इसे, यानी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जैसे मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज बनाया, अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों अंतःकोण कहाँ हैं, तो आप आसानी से बता देंगे ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण। पर आपसे कोई पूछे इनका बहिष्कोण कहाँ है, मान लीजिए कहा गया ए बी सी, कहा गया सी पॉइंट पे बहिष्कोण कहाँ है, सी वर्टेक्स पे, तो आप क्या करेंगे, जो बीसी रेखा है इसको आप बढ़ा देंगे, आप बीसी रेखा को बढ़ा देंगे, बीसी रेखा को जब आप बढ़ा देंगे तो देखिए एक बहिष्कोण मिला हमें, ये हमारे वर्टेक्स सी पे एक बहिष्कोण बना, तो ये हो गया बहिष्कोण। और वर्टेक्स सी पे अगर हम AC को बढ़ा दें, अगर हम AC, अभी हमने BC को बढ़ाया, अब AC बढ़ा दें, तो फिर हमें वर्टेक्स सी पे एक बहिष्कोण बना, ये फिर एक बहिष्कोण बना। तो आप ये समझ गए बहिष्कोण। जैसे देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अब अपने बहिष्कोण समझ गए, अब ये आप पॉइंट अच्छे समझ जाएंगे। जैसे कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाए, ये एक अंतःकोण बना दिया हमने ट्रायंगल का, हमने नाम दे दिया ट्रायंगल को ABC। अगर हम BC रेखा को एक्सटेंड करा दें, इस एक्सटेंड ऐसे कराएं, अगर हम BC रेखा को अगर हमने BC रेखा को एक्सटेंड करा दिया, तो देखिए यहाँ एक हमारा कोण बनेगा, ये हमारा होगा बहिष्कोण। अब ये क्या कर रहा है, उस जो बहिष्कोण का मान होगा वो सुदूर अंतःकोणों, जो बाकी दो बचे कोण हो गए, अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। जैसे एंगल हमारा ABC प्लस एंगल हमारा BAC, और इधर कोई हम पॉइंट नाम दे दें जैसे D, ये बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ACD के। एंगल ABC देखिए सुदूर, जिस शीर्ष पे हम बहिष्कोण बनाएंगे उससे दो कोण सुदूर होंगे,
एक एंगल ए पे बनेगा, बी पे बना। मान लीजिए हम अगर इसका बहिष्कोण बनाए तो देखिए ये बहिष्कोण बना, तो इससे जो सुदूर दो कोण होंगे, एंगल ए पे वर्टेक्स ए पे बना, वर्टेक्स सी पे बना, तो इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा, इन दो अंतःकोणों का जो योगफल होगा, इन दोनों अंतःकोणों का जो योगफल होगा, इसके योगफल मतलब कि इसके मान के बराबर होगा, जो बहिष्कोण बना। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ से हमने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देख ली। अब हम समझते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। किसी न्यून कोण त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा किसी एक अंतःकोण से बड़ा होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके सभी अंतःकोण न्यून कोण यानी 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हों। ये कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये सारे कोण हमारे न्यून कोण हैं। ये हमने नाम दे दिया ए बी सी, और हमने बीसी रेखा को थोड़ा एक्सटेंड कराया। देखिए एक बहिष्कोण फॉर्म हुआ। ये जो बहिष्कोण बना, ये जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है किसी एक न्यून कोण त्रिभुज के किसी एक अंतःकोण से बड़ा होगा। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर हम इसे बोल दें ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और सॉरी 45 नहीं, ये हमारा 60 है, और ये हमारा बचा और ये हमारा 75। देखिए ये सारे न्यून कोण बने हमारे। अब न्यून कोण बना, अब हम जानते हैं एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा, ये देखिए 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। अगर हमारा ये 75 है तो ये हमारा कितना होगा? ये हमारा जाहिर सी बात है 105 डिग्री होगा। ये जो एंगल हमारा होगा ये हमारा 105 डिग्री होगा। इस एंगल का वैल्यू हमारी 105 डिग्री हो जाएगी। तो देखिए सबसे बड़े हैं, हम अगर एंगल ए को ले लें 45 डिग्री है, इस 45 डिग्री से बड़ा है 105, 60 ले लें तो 60 से भी बड़ा है, 75 ले लें 75 से भी बड़ा है। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं अपने चौथी प्रॉपर्टी पे। किसी त्रिभुज के दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा और 90 डिग्री का योग होता है। समझिए, अब देखिए यहाँ दिया हुआ आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक वो भी किसका? कोणों के। कोणों का आंतरिक समद्विभाजक क्या होता है? अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से अगर हम रेखा सामने वाली भुजा तक खींचते हैं, अगर वो दोनों उस अंतःकोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो वो जो रेखा हो गई हमारी कोणों का समद्विभाजक हो गई। समझिए, ये कुछ देखिए हमारा त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, ये देखिए कोई दो अंतःकोण है, देखिए हमने एक ये मैंने ये नाम दे दिया ए बी सी। हमने बी वर्टेक्स से, बी शीर्ष से एक रेखा खींचा वर्टेक्स बी के सामने वाली भुजा पे, ए सी पे। अगर ये जो रेखा है वर्टेक्स बी पे जो बना अंतःकोण है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो ये जो रेखा हो गई हमारी, ये हो गई आंतरिक कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर आप कह सकते हैं, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक हो गई। तो ये अब हम समझ गए कोण समद्विभाजक आंतरिक, वही आंतरिक कोण समद्विभाजक अंत है, तो यानी कि आंतरिक कोण समद्विभाजक।
तो किसी त्रिभुज के दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा होता है। यहाँ फिर समझिए, देखिए एक हम और ट्रायंगल बनाते हैं। ये मैंने आपको बनाया था समकोण समद्विभाजक समझाने के लिए, और एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये कोई मान लीजिए दो अंतःकोण है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचते हैं, फिर इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचते हैं वर्टेक्स से ए बी सी। तो ये जो दोनों को अंतःकोण समद्विभाजक रेखा है, इनसे जो एंगल बनता है, इनसे जो एंगल बनता है वो हमारा तीसरे कोण का आधा और 90 डिग्री का योग होता है। तो हमारा जो एंगल मान लीजिए कोई पॉइंट ओ पे, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मतलब डिवाइड करते हैं, काटते हैं। तो जो हमारा होगा एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू होगी, हमारा एंगल बी ए सी हमारा तीसरे कोण, ये जो हमारा तीसरा कोण है, इसका आधा और 90 डिग्री का योग होगा। यही ये प्रॉपर्टी कहनी चाहती है, किसी त्रिभुज के दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा और 90 डिग्री का योग होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी पांचवी प्रॉपर्टी पे। किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण में तीसरे कोण का आधा घटाने में प्राप्त होता है। हमने वहां पे अंतःकोण समद्विभाजक देखा, अब हम देखेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। जैसा कि पता हो गया है कि बाह्य कोण समद्विभाजक होता क्या है। ये कोई हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, बाह्य कोण समद्विभाजक यानी कि बाह्य कोण को दो भागों में कोई रेखा डिवाइड करेगी। अगर इस रेखा को हम बढ़ा दें और इस रेखा को भी हम एक्सटेंड करा दें, ये ट्रायंगल हमारा ए बी और सी है। तो इसी रेखा को हमने एक्सटेंड कराया और ए बी रेखा को एक्सटेंड कराया, तो देखिए एक बाह्य कोण बना और यहाँ पे भी एक बाह्य कोण बना। अब इस बाह्य कोण का जो समद्विभाजक है, अब देखिए जो बाह्य कोण का समद्विभाजक है और इस बाह्य कोण का जो समद्विभाजक है, तो ये जो जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे, मान लीजिए ये ओ डैश बिंदु पे काटते हैं, तो इनके बीच एंगल फॉर्म होता है। तो ये जो एंगल होता है वह 90 डिग्री क्या है, समकोण में तीसरे कोण का आधा, यानी तीसरा कोण कौन बचा हमारा, ये जो बचा हुआ कोण हमारा ही तीसरा कोण है। क्योंकि ये जो एंगल बी का बाह्य कोण है, मतलब एंगल बी मतलब अंतःकोण है, एंगल बी जो अंतःकोण है, ये हमारा एंगल जो बी है ये अंतःकोण का, देखिए ये बाह्य कोण बना। ये एंगल सी का ये हमारा बाह्य कोण है, एंगल सी का ये बाह्य कोण है, एंगल बी का। तो हमारा एक बचा एंगल ए, तो उसमें हम देखिए, तो समकोण में तीसरे एंगल का जो बचा हुआ एंगल है आधा, उसका आधा घटा देने पे हमारा ये जो बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया कोण का मान होता है। जैसे समझिए, देखिए हमारा एंगल जो है बी ओ डैश सी जो बराबर होगा वो हमारा 90 डिग्री एंगल और तीसरे कोण यानी एंगल बी ए सी का आधा घटाने पे प्राप्त होगा। अगर हम 90 डिग्री में से तीसरे एंगल का आधा घटा दें तो हमारा एंगल बी ओ डैश सी प्राप्त हो जाएगा, जो कि दो बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक
एक नोट पॉइंट है, देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण अधिक कोण तथा बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण न्यून कोण होता है। क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए ये कोई हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोई एंगल है। ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा अधिक कोण, और ये जो मान लीजिए ये हम रेखा बढ़ा दें और आगे तक, फिर जो बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा वो होगा हमारा अधिक कोण। अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण होगा अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण हमारा होगा अधिक कोण, अधिक कोण, और बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण होगा हमारा न्यून कोण। ये पॉइंट याद करने की आपको जरूरत है। तो आइए हम अपनी छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि यही है इसी पेज पे। किसी त्रिभुज के बाह्य समद्विभाजक तथा अंतः समद्विभाजक के कोणों का योग संपूरक कोण होता है, यानी 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं। क्या बोला है? बाह्य समद्विभाजक तथा अंतः समद्विभाजक के कोणों का योग। फिर से ये कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये मान लीजिए अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया ये कोई एंगल है जो अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया है, और इसको हम बढ़ा दें आगे की तरफ। ये हमारा जो है बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया एंगल है। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। जैसा कि हमने अभी निकाला था एंगल का योग कैसे, मान लीजिए इसे हम नाम दे दें इस एंगल को ABC, ये O' और ये O। तो हमने अभी वैल्यू निकाली थी एंगल BOC की, हमने वैल्यू क्या निकाली थी? तीसरे कोण का आधा और 90 डिग्री का योग होता है। तो तीसरे कोण का आधा यानी कि एंगल BAC प्लस BAC/2 प्लस 90 डिग्री, और हमने इसकी क्या वैल्यू निकाली थी? एंगल BOC की 90 डिग्री में तीसरे कोण का अगर हम आधा घटा दें तो हमारे बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण की वैल्यू आ जाती है। देखिए ये BOC की वैल्यू है और ये हमारा BOC की वैल्यू है। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये दोनों को अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या वैल्यू आएगी? एंगल BOC प्लस एंगल BOC बराबर देखिए यहाँ से मिल जाए एंगल BAC/2 प्लस 90 डिग्री, फिर प्लस अब हमें जोड़ना है 90 डिग्री माइनस एंगल BAC/2। देखिए BAC/2 कट जाएगा, बचेगा 90, ये हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू 180 डिग्री यानी संपूरक कोण आया, यानी कि हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है। जैसे किसी त्रिभुज के बाह्य समद्विभाजक तथा अंतः समद्विभाजक के कोणों का योग संपूरक कोण होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है? देखिए प्रॉपर्टी तो अब खत्म हो गई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज को हम, पहला हमारा प्रकार होता है कोण के आधार पे, यानी कि हम त्रिभुज को दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम कोण के आधार पे, दूसरा हम भुजा के आधार पे। तो पहले देखिए हमारा ये कोण के आधार पे, ये हमारा कोण के आधार पे। तो पहला हमारा कोण के आधार पे जो त्रिभुज के टाइप्स होंगे उसमें पहला टाइप है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज
नाम से पता चल रहा है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि जिसके तीनों अंतःकोण अगर न्यून कोण हो तो त्रिभुज न्यून कोण होता है। देखिए अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी अगर न्यून कोण होंगे तो हमारा त्रिभुज न्यून कोण होगा। एक और बात, मान लीजिए AB की लंबाई हमारी ए है, BC की लंबाई हमारी बी है, स्मॉल बी है, AC की लंबाई हमारी स्मॉल सी है। अगर मान लीजिए सी अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा है, न्यून कोण त्रिभुज को पहचानने की एक कंडीशन है, एक शर्त होती है। ये देखिए वो शर्त क्या है, देखिए ये शर्त है, शर्त क्या है, मान लीजिए सी अगर हमारी न्यून कोण त्रिभुज में, मान लीजिए अगर कोई भुजा सी है जो AC की लंबाई है हमारी, जो सी अगर ये सबसे बड़ी भुजा है, अगर ये छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, यानी कि हमारे देखिए सी सबसे बड़ी भुजा है, तो जो सी का वर्ग होगा वो बचे बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। जैसे देखिए सी स्क्वायर का जो मतलब सी का जो वर्ग होगा, सी का जो वर्ग होगा वो बाकी बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। मैंने गलती में बड़ा बोल दिया, पर वो छोटा होगा। जो सी का ये सारी लेंथ है, ये हमारी लंबाई है भुजाओं की। जैसे देखिए ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। ए इसको मान लीजिए ए सेंटीमीटर ही नाम दे देते हैं हम, बी सेंटीमीटर और सी सेंटीमीटर। अगर सी सेंटीमीटर अगर सबसे बड़ा है ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर से, तो जो सी स्क्वायर होगा, जो सी सेंटीमीटर का जो वर्ग होगा वो बाकी बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। ये हमारी कंडीशन है। ये हम इससे क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन कहीं फुलफिल होती है तो अगर हम समझ जाएंगे कि हमारा त्रिभुज जो है वो न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप पे, समकोण त्रिभुज। यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई अगर एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो वो एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे ABC, अगर इसमें कोई ट्रायंगल अगर इसमें कोई अंतःकोण हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल हमारा 90 समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी राइट एंगल कहलाएगा। जैसे देखिए इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अगर हमारा एंगल ABC अगर 90 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज जो हमारा हो गया वो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की पहचानने की क्या शर्त होती है, मान लीजिए AB की लेंथ हमारी A सेंटीमीटर हो गई, BC की लेंथ B सेंटीमीटर हो गई और AC की लेंथ हमारी C सेंटीमीटर हो गई, C सेंटीमीटर। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें C जो है सबसे बड़ा है, अगर इसमें C जो है AB से बड़ा है तो जो C का वर्ग होगा वो बाकी बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जहाँ ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हो तो समझ जाइए वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। देखिए C हमारी सबसे बड़ी है और इस C को राइट एंगल ट्रायंगल में ही कर्ण होता है, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये जो C हमारा हो गया ये हो जाएगा कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है हमारी कर्ण, उसे हम बोलते हैं कर्ण।
ये हमारी कंडीशन है पहचानने के लिए। ये शर्त है किसी त्रिभुज को ये एक शर्त है किसी त्रिभुज को राइट एंगल होने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है उसका कोई अंतः कोण अधिक कोण हो जाए, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो वो ट्रायंगल हमारा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये कोई हम त्रिभुज बनाते हैं, इसे हम नाम देते हैं ABC। अब देखिए ये जो एंगल है हमारा ये अधिक कोण एंगल है, अरे सॉरी ये एंगल हमारा अधिक कोण है। अगर ये अधिक कोण है तो हमारा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसे मान लीजिए अगर भुजा की लेंथ AB भुजा की लेंथ A सेंटीमीटर है और BC भुजा की लेंथ हमारी B सेंटीमीटर है और AC भुजा की लेंथ हमारी C सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? ये स्मॉल c है, ये स्मॉल c है, स्मॉल c सेंटीमीटर है। अगर C सबसे बड़ी भुजा है, अगर C जो है सबसे बड़ी भुजा है तो जो C का वर्ग होगा वो बाकी बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन जहाँ फुलफिल होगी C स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारी लेंथ है। ये जो CAB है ये हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लेंथ है, मतलब लंबाई है। आप इससे कंफ्यूजन होइएगा, लंबाई, ये तीनों लंबाइयाँ हैं CAB, तो जो C स्क्वायर होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से बड़ा होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए हमने कोण के आधार पर ट्रायंगल का टाइप बता दिया आपको। अब हम बताते हैं भुजा के आधार पे ट्रायंगल यानी बेस्ड ऑन साइड्स। तो पहला हमारा टाइप आता है विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। क्या है विषम बाहु त्रिभुज? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं की माप, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, कोई सिमिलर ना हो, तो वो जो ट्रायंगल होगा हमारा, वो जो त्रिभुज होगा वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ABC, मान लीजिए A है, B है, C है, तो जो ABC है ये लेंथ है, तो ये जो ABC जो लेंथ है ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये त्रिभुज हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। जैसे AB बराबर A, BC बराबर B और AC बराबर C। तो जो A है वो B के बराबर नहीं है, जो C है वो B के बराबर नहीं है, A के बराबर नहीं है, A जो है वो B के बराबर नहीं है, C के बराबर नहीं है, जो B है वो A के बराबर नहीं है, C के बराबर नहीं है। तीनों भुजा अलग अलग माप के हैं, तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो होगा विषम बाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समान हो, समान माप की हो, तो वो जो त्रिभुज होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ये कोई ट्रायंगल हमने बनाया, मान लीजिए ABC,
इसकी माप भी ए सेंटीमीटर है, इसकी माप भी ए सेंटीमीटर है और इसकी माप बी सेंटीमीटर है। तो देखिए ए सी और बी सी की लेंथ हमारी समान है और ए बी हमारा डिफरेंट, यानी कि दो भुजाएं ये समान हो गई। तो ये दो भुजाएं जब समान हो गई तो हमारा ट्रायंगल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ये अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसकी अगर तीनों भुजाएं समान हो, समान है मान लीजिए ए बी सी, इसको इसकी तीनों भुजाएं ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, फिर ए सेंटीमीटर। देखिए तीनों भुजाओं की लेंथ ए बी बी सी और ए सी की ए सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं ए बी बी सी ए सी की लेंथ ए सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं की लेंथ समान है। तो ये जो ट्रायंगल हमारा होगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे भुजा के आधार पर, तो आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे कैसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। कई सारे मेथड हैं जिसमें हम पहला पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? एस स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? एरिया, क्षेत्रफल यानी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है? एस क्या है? जो ट्रायंगल के परिमाप का आधा, यानी एस जो हमारा ए प्लस, मान लीजिए कोई हमारा ट्रायंगल है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, हमारा एस है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो हमारा ट्रायंगल का परिमाप का आधा होता है। अगर मान लीजिए कोई हम ट्रायंगल बनाए ए बी सी, अगर इसकी लेंथ हमारी मान लीजिए ए सेंटीमीटर है, इसकी बी सेंटीमीटर, इसकी सी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, तो देखिए जो हमारा एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। और हमारा एरिया क्या होगा? ये न केवल विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है, बल्कि ये हम सभी त्रिभुज जिनके हमें साइड्स ज्ञात हो उनका हम एरिया इस फार्मूले का थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला है, अगर किसी त्रिभुज के हमें तीनों साइड अगर ज्ञात हो तो हम इस फार्मूला के थ्रू उस त्रिभुज का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारा ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है का फार्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई हम ट्रायंगल बनाए, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ए बी सी। ये मान लीजिए ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है और ये जो है हमारा पी सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला है, क्या है? b/4 स्क्वायर रूट ऑफ
4a² माइनस b², एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो है फॉर्मूला है b/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। इससे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है वो समान भुजाओं की माप है और b जो है वो जो अलग भुजा है, तीसरी भुजा है, उसकी वैल्यू है। तो हमारा ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मेथड। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? जैसे एरिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a²। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये √3/4 a² कैसा है? जैसा कि हमने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, क्या b/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b², 4a² माइनस b²। ये जो फार्मूला है ये जब आप मेरी क्लासेस करेंगे, अभी तो ये रिवीजन टाइम है क्योंकि ज़्यादा आपके पेपर में टाइम बचा नहीं है, अब बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं। जब मेरी क्लासेस करेंगे तो ये आपको प्रूव करके दिखाया जाएगा ये कैसे √3/4 इंटू a² आया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला है। जब हमें किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो हम उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए एक अन्य फार्मूला, इसको लिख दीजिए अन्य सूत्र। अन्य सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए जब हमें आधार और ऊंचाई किसी ट्रायंगल का ज्ञात हो, किसी त्रिभुज ज्ञात हो, तो हम इस फार्मूले से उसकी एरिया निकाल सकते हैं। बाकी हमने पढ़ लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, समद्विबाहु का, समबाहु का। अब हम देखते हैं त्रिभुजों के कुछ अन्य गुण, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायंगल। पहला हमारा क्या है? दो त्रिभुजों के समरूप होने का नियम। हमारे दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? पहला है दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। सिमिलर होने मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल हमारा ABC है और ये कोई ट्रायंगल हमारा PQR है। सिमिलर का मतलब कि वो एक जैसे हैं पर एक बराबर नहीं है। जैसे कि इसका जो एरिया है इस एरिया के बराबर ना, वो एक जैसे हैं पर जैसे कि वो छोटा है बड़ा है, बस सिमिलर होने का यही मतलब है। जब हम सर्वांगसम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि त्रिभुज का जो होता है एरिया भी एक बराबर होगा, उसकी साइज भी एक बराबर होगी, उसके मतलब कि भुजा का लेंथ भी सब बराबर होगी। यहाँ क्या होगी? भुजा की लेंथ अलग हो सकती है, यहाँ पे अलग हो सकती है, यहाँ भी अलग हो सकती है, बाकी ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि बस इस त्रिभुज का ये छोटा फॉर्म, मतलब एक छोटा रूप बन गया, तो हमारा कहता है सिमिलर त्रिभुज यानी समरूप। तो देखिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है दो त्रिभुज सिमिलर होने के लिए यानी समरूप होने के लिए, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। मान लीजिए कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल हम बनाते हैं PQR। तो हमारा जो ट्रायंगल होगा ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर होंगे। सिमिलर का साइन क्या है, चिन्ह क्या है? सिमिलर को हम इस साइन से दिखाते हैं। अगर ये साइन है मतलब त्रिभुज हमारे सिमिलर है। तो हमारे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कब सिमिलर होंगे? जब उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। संगत भुजा मतलब AB/PQ
ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये कंडीशन जहाँ आती है किसी दो ट्रायंगल के लिए तो समझ जाइए हमारा ट्रायंगल दोनों सिमिलर है यानी समरूप है। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए? देखिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। मान लीजिए ये कोई हमारा एंगल है ए बी सी और ये कोई दूसरा हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये सिमिलर कब होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर हो। जैसे ये जो इनके बीच में देखिए ये एक एंगल फॉर्म होगा। त्रिभुज में जानते हैं तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तीन कोण मतलब तीन अंतः कोण। यहाँ कोण बना, यहाँ अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तब हमारे ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। अगर हमारा एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है हमारा एंगल आर के, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो समझ जाइए हमारा जो त्रिभुज है दोनों वो आपस में सिमिलर यानी समरूप होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, तीसरी कंडीशन क्या है किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए? यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं ए बी सी और दूसरा हम ट्रायंगल बनाएं पी क्यू आर। अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले कंडीशन में पढ़ा था कि तीनों अंतःकोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पे केवल दो अंतःकोण बराबर अगर हो जाते हैं तो वो भी ट्रायंगल समरूप होगा यानी सिमिलर होगा। अगर मान लीजिए हम एंगल ए एंगल बी और इधर हम एंगल पी और एंगल क्यू, अगर हमारा एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। तो केवल दो अंतःकोण अगर बराबर हो जाते हैं किसी दो त्रिभुज के तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे। आइए हम पढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। क्या है नेक्स्ट कंडीशन? देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो तथा उनके मध्य अंतरित कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समझिए, फिर से हम वही त्रिभुज बनाएंगे। पहले एक त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं पी क्यू आर। एंगल फॉर्म होगा, त्रिभुज के तीन एंगल होते ही हैं जैसा कि आप जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब दो संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो तथा उनके मध्य अंतरित कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। जैसे देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी अनुपातिक हो जाए पी क्यू के और ए सी अनुपातिक हो जाए पी आर के, और इनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए एंगल पी ये बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे देखिए अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है जैसे ए बी और ए सी के बीच जो एंगल बन रहा है एंगल ए जो है बराबर है, और पी क्यू और पी आर के बीच जो एंगल बन रहा है
पी क्यू और पी आर के बीच जो एंगल बन रहा है वो बराबर है एंगल पी के। तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो जाए और उनके बीच जो बना दो संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो। देखिए एक युग्म बन रहा है संगत भुजा, ये भी यहाँ भी एक युग्म बन रहा है, यानी कि दो संगत भुजाओं, यहाँ ए बी और पी क्यू संगत भुजाएं हो गई। दो संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर बराबर है, और इनके बीच का एंगल ए और एंगल पी बराबर है, तो वो जो ट्रायंगल होगा हमारा समरूप होगा यानी सिमिलर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन, देखते हैं दो ट्रायंगल को समरूप होने के लिए और क्या कंडीशन है। देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह कहा गया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से हम वही ट्रायंगल जनरेट करेंगे, फिर ये ट्रायंगल ए बी सी, फिर एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर। तो जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए हम अनुपात निकाल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, त्रिभुजों की ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये बराबर हो जाए बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर, और यही समझिए कि बगल में ही है, हम इसको यहाँ लिख रहे हैं ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो हमारे ट्रायंगल है वो आपस में समरूप होंगे, या फिर इसको ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, या फिर कोई जो ट्रायंगल जो दो समरूप होंगे, जो त्रिभुज समरूप होंगे, तो उनकी ये प्रॉपर्टी है, क्या समझे। या तो फिर कोई दो त्रिभुज है, अगर ये कंडीशन बन जा रही है, ये फुलफिल हो जा रही है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, या फिर दो त्रिभुज जो समरूप होंगे तो उनका ये प्रॉपर्टी यानी कि एक गुण बन जाता है। आइए अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं शीर्ष लंब तथा परिमिति का अनुपात समान होता है। परिमिति मतलब परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप। जैसे देखिए फिर से हम ट्रायंगल वही बनाएंगे, ए बी सी, और एक छोटा ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनकी एक विशेषता होगी, क्या होगी विशेषता, देखिए इनकी संगत भुजाओं शीर्ष लंब तथा परिमिति का अनुपात समान। शीर्ष लंब क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक लंब खींच दे तो वो शीर्ष लंब हो जाता है उस त्रिभुज का। जैसे देखिए मान लीजिए ए से हमने एक लंब खींचा बी सी पे एम, और पी से क्यू आर पे लंब खींचा हमने एन, पी से क्यू आर पे एक लंब खींचा हमने पी एन।
ये हो गया हमारा यही हमारा शीर्षलंब है। तो फिर क्या विशेषता हो गई, अगर दो त्रिभुज अगर एक समरूप है तो संगत भुजाओं का पहले हम अनुपात बनाते हैं ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन, रुक जाइए जगह कम पड़ जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू पी आर ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर ए एम अपॉन पी एन। अब परिमिति के अनुपात का समान होता है, तो परिमिति का अनुपात यानी कि परिमाप का अनुपात है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमारा किसी ट्रायंगल का परिमाप वही होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। हमारा हो जाएगा यहाँ पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं शीर्षलंब तथा परिमिति का अनुपात समान होता है। अगर कोई त्रिभुज, अगर किसी दो त्रिभुजों के लिए अगर ये कंडीशन प्रूफ होती है तो वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ सिमिलर का, मतलब दो त्रिभुज के समरूप होने के कंडीशन का, यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। तो आइए अब हम देखते हैं दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के नियम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समरूप होने के नियम यानी सिमिलर होने के नियम। सिमिलर क्या था, समरूप क्या था, जैसे एक मेरी फोटो ले लीजिए या अपनी फोटो लीजिए पासपोर्ट साइज की 4x4 सेंटीमीटर की, फिर वही बड़ी फोटो ले लीजिए 16x16 सेंटीमीटर की, पर फोटो आपकी सेम ही रहेगी, बस हाइट में और एरिया में डिफरेंस आ गया, तो ये होता है सिमिलर यानी समरूप। सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम मान लीजिए कोई एक आकृति, एक त्रिभुज आपने लिया, एक दूसरा त्रिभुज, तो उसमें क्या होता है सेम एरिया के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, सेम साइज के होते हैं। अगर एक आकृति को दूसरी आकृति पर रख देंगे तो अगर ऊपर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही आकृति है, यानी कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है। तो ये होता है हमारा सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट यानी कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारा सर्वांगसम क्या है, जब कोई आकृति एग्जैक्ट सेम हो दूसरी आकृति के, हाइट में भी, एरिया में भी, शेप में भी, चारों प्रकार से, हर प्रकार से, तो वो हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांगसम। ठीक, सिमिलर में एक जैसे होते हैं पर उनके एरिया और हाइट में डिफरेंस होता है। ओके, सर्वांगसम होने के लिए आइए हम देखते हैं। हमारा पहला कंडीशन है, यदि दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो तो हमारे जो त्रिभुज होंगे आपस में सर्वांगसम होंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं पी क्यू आर। यदि ए बी की भुजा पी क्यू के बराबर है, ए सी की भुजा पी आर के बराबर है और बी सी की भुजा क्यू आर के बराबर है, तो ये त्रिभुज हमारे आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर भुजा ए बी जो है बराबर है पी क्यू के, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के और ए सी भुजा बराबर है पी आर के, तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें कैसे, सर्वांगसम का क्या साइन होता है देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए, अगर इन त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे तो सेम आएगा, लेंथ, शेप, साइज सब सेम है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है। सिमिलर में क्या होता है, एक त्रिभुज सेम है पर उनके हाइट अलग हो सकता है, उसका एरिया अलग हो सकता है, उसका अलग शेप भी सेम होगा। त्रिभुज है तो त्रिभुज की शेप का होगा, पर क्या होगा, जैसे कि इंसानों को देखते हैं आप, एक इंसान बड़ा होता है, एक इंसान छोटा होता है, हालांकि वो है इंसान ही। हम क्या होते हैं समरूप में,
सर्वांगसम में क्या होता है, जब दो त्रिभुज आपस में एरिया वाइज भी बराबर हो और हाइट वाइज, शेप वाइज सब जगह बराबर हो। आइए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं अपना, कब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरा कंडीशन है जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दोनों कोणों के बराबर हो तथा कोणों के बीच की भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। समझिए, मान लीजिए फिर त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। यदि त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दोनों कोण के बराबर हो तो पहले हम दो कोण बराबर करते हैं। मान लीजिए हमारा जो एंगल बी है, हमारा एंगल बी है, एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी है, एंगल आर के बराबर है, और इनके बीच की भुजा, जैसे ए बी सी त्रिभुज में बी सी भुजा और पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। जैसे देखिए, यदि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, यदि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के और इनके बीच की भुजा ये हमारा बी सी बराबर है क्यू आर के, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हम बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। क्या अगली कंडीशन, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होता है। देखिए, फिर हमें वही दो त्रिभुज बनाने होंगे। एक त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। पिछली वाली कंडीशन में हमने दो कोण बराबर किए थे, इस कंडीशन में हम दो भुजा बराबर करेंगे और उनके बीच जो एंगल बनता है, फॉर्म होता है, हम उसको बराबर करेंगे। पी क्यू आर, देखिए मान लीजिए ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है तो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि एंगल ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के और फिर इनके बीच का एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसकी एक भुजा के बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमारी अगली कंडीशन है, यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसकी एक भुजा, थोड़ी सी राइटिंग करेक्ट कीजिएगा, भुजा के बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज, यहाँ 100 नहीं होगा 2 होगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे देखिए, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, एक हम दूसरा समकोण त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर,
इसको हम ऐसे ना बना के अगर हम इसे ऐसे बनाएं, यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, जैसे देखिए AC कर्ण और हमारा इसे अगर हम नाम दें PQR, AC कर्ण और PR कर्ण को बराबर है, और एक कोई भुजा जैसे BC बराबर हो जा रही है PR के, तो हमारा त्रिभुज जो है, जो दोनों समकोण त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। जैसे कि AC बराबर है PR के और BC बराबर है PQ के, तो हमारा जो दोनों समकोण त्रिभुज होंगे सर्वांग सम होंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा समकोण त्रिभुज PQR के। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो देखिए यही 4 महत्वपूर्ण कंडीशन थे दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम होने के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, जो त्रिभुज से संबंधित है। तो पहला हमारा तथ्य क्या है, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, या ऐसे कहें हम इसे, किसी त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समझिए, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ABC, AB बराबर है AC के, तो इनके सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। देखिए AB बराबर है अगर AC के, तो AB के जो सामने का कोण होगा और AC के जो सामने का कोण होगा वो भी बराबर होंगे, तो यानी कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा। और इसी को हम उल्टे में अगर कह दें कि समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए एंगल B और एंगल C बराबर होते, अगर एंगल B और एंगल C, यदि एंगल B और एंगल C बराबर होते तो भुजा AB बराबर होता AC के। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट, क्या है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। समझिए ये फैक्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये कोई ट्रायंगल हमारा ABC है, देखिए अगर AC जो सबसे बड़ी भुजा है, अगर हमारी जो AC है सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, यानी कि यदि AC सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, तो एंगल B जो होगा ये तीनों एंगलों में सबसे बड़ा होगा, यानी एंगल A और एंगल C से बड़ा होगा। उसी प्रकार छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। फिर से अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं,
PQR। अगर इसमें हम PQ को सबसे छोटी भुजा मान लें, यदि PQ सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा, तो इसके सामने का कोण जो एंगल R, जो शीर्ष R पे बन रहा है, वो सबसे छोटा एंगल होगा। तो जो एंगल R होगा सबसे छोटा एंगल होगा तीनों कोणों में, सबसे छोटा कोण। जो एंगल R होगा हमारा सबसे छोटा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। निकाल सकता नहीं। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, चौथा नहीं, यहाँ तीसरा होगा। तीसरा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। मान लीजिए कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, ABC, ये AB का कोई मिड पॉइंट है और AC का कोई मिड पॉइंट है। ये दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को अगर हम मिला दें तो भुजा जो DE होगी, AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, यानी मध्य बिंदु। अगर इन दोनों मध्य बिंदुओं को हम मिला दें तो जो रेखा हमारी DE है वो BC की पैरेलल यानी समांतर और BC की आधी होती है। तो ये हमारा जो हो गया, जो D पैरेलल होगा BC के, और D की जो वैल्यू होगी 1/2 इंटू BC, यानी BC की आधी होगी। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आपको याद करने की आवश्यकता है, क्वेश्चंस करने में काफ़ी मदद करते हैं ये सब प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये चौथा होगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देने पर वह त्रिभुज 4 समान त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। समझिए, ABC, माना AB का मध्य बिंदु हमारा D है, AC का मध्य बिंदु हमारा E है और BC का मध्य बिंदु हमारा F है। अगर हम D को E से, फिर D को F से, फिर E को F से मिला दें तो जो हमारा त्रिभुज है वो 4 त्रिभुजों में बढ़ गया। और इन चारों त्रिभुजों का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज हमारा ADE, यानी यहाँ लिखते हैं इसे, जो हमारा त्रिभुज होगा ADE बराबर होगा त्रिभुज DBF के, फिर त्रिभुज DBF बराबर होगा त्रिभुज EFC के, EFC के,
आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे यहाँ बराबर का साइन लिख के लिख रहा हूँ, और ये त्रिभुज बराबर होगा ई एफ सी। त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। देखिए हमने त्रिभुज के सभी मध्य बिंदुओं को मिला दिया, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, तो चार ट्रायंगल फॉर्म में ए डी ई, डी बी एफ, ई एफ सी और डी ई एफ। और ये होगा इक्वल 1/4 जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा, जो मूल ट्रायंगल था, मूल त्रिभुज था ए बी सी के। तो मान लीजिए अगर हमें ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालना है, तो अगर हमें बड़े वाले त्रिभुज का एरिया पता है तो हम उससे सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे छोटे वाले किसी त्रिभुज का भी एरिया आ जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें मान लीजिए डी बी एफ का एरिया हमें पता करना है और हमें त्रिभुज ए बी सी का एरिया पता है, तो हम सीधे सीधे त्रिभुज ए बी सी के एरिया में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर 4 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। वही सेम है। अगर मान लीजिए अगर हम कोई ये कोई अगर हम समबाहु त्रिभुज बना दें, तो इनके अगर हम मध्य बिंदुओं को मिला दें तो चारों त्रिभुज आपस में समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। मतलब कि चारों जो त्रिभुज होंगे, ये त्रिभुज, ये सभी समबाहु त्रिभुज होंगे। आइए पढ़ते हैं अब हम माध्यिका के बारे में। क्या है माध्यिका? यानी मीडियन। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हुए खींची गई रेखा माध्यिका है। खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं, ए बी सी। लाइन क्या कह रही है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हुए खींची गई रेखा को माध्यिका। हाँ, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हुए खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो मान लीजिए हम वर्टेक्स बी यानी शीर्ष बी से सामने की ओर एसी की तरफ एक माध्यिका खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं जो एसी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। मान लीजिए बिंदु, ये एसी का मिड पॉइंट डी है, तो ये जो रेखा होगी हमारी, ये माध्यिका होगी। माध्यिका अगर हम शीर्ष बी से कोई रेखा खींचे और इसे एसी के मिड पॉइंट डी पर मिला दें, तो वो रेखा माध्यिका हो जाती है। ये हो गई माध्यिका। और माध्यिका में ये जरूरी नहीं है कि इसे ये 90 डिग्री एंगल पे ही एसी भुजा को काटे, प्रतिच्छेदित करे। ये कोई कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंगल फॉर्म हो सकता है। फिर इसी तरह हम एक और त्रिभुज लें, इसको भी एबीसी बोले। अगर हम शीर्ष सी से एबी के मिड पॉइंट को, शीर्ष सी से एक रेखा खींचे और जो मिलती है एबी के मिड पॉइंट पे, तो ये रेखा जो हमारी होगी, मान लीजिए ये हमारा मिड पॉइंट है ई, तो जो ईसी हो गई ये माध्यिका हो गई। तो इसी तरह अगर हम ए से खींचे बीसी के मिड पॉइंट पे, मान लीजिए ये एफ बिंदु पे, जो अगर शीर्ष ए से हम रेखा खींच रहे हैं और बीसी के मध्य बिंदु एफ से मिलती है, तो ये भी हमारी रेखा माध्यिका हो गई। और माध्यिका जो है जरूरी नहीं है कि वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का ही एंगल बनाए।
चलिए कुछ और चीज़ें जानते हैं माध्यिका के बारे में। देखिए, माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु। त्रिभुज के शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक या सेंट्रॉयड या गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र कहलाता है। फिर से एक एंगल हम बनाते हैं, ए बी सी। ये हमने शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची ए सी की तरफ, और हमने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींचा ए बी की तरफ, और हमने शीर्ष ए से माध्यिका खींचा बी सी की तरफ। देखिए ये तीनों माध्यिकाएं जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लीजिए ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो ओ हो गया ये हमारा सेंट्रॉयड हो गया, केंद्रक हो गया, या गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र कहलाता है। चलिए कुछ और जानते हैं माध्यिका के बारे में। ठीक, तो हमने केंद्रक पढ़ लिया, पर एक केंद्रक की एक और खासियत है। केंद्रक जो है वो माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। समझिए इस पॉइंट को। फिर हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मानना ये AC एक माध्यिका है, अरे सॉरी ED एक माध्यिका है, CE एक माध्यिका है, और BF एक माध्यिका है। तो देख और BF एक माध्यिका है, और ये O जो है एक गुरुत्व केंद्र है, यानी केंद्रक सेंट्रॉयड है। तो जो ये केंद्रक है वो माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी दो संबंधी एक यहाँ हो जाएगा, दो एक यहाँ हो जाएगा, और दो एक यहाँ हो जाएगा, यानी AO अनुपाते OD हो जाएगा 200:1। हमारा CO अनुपाते OC हो जाएगा 2:1, और हमारा BO अनुपाते BF हो जाएगा 2:1। तो क्या हमने सीखा कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को दो संबंधी एक के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी 2:1 में डिवाइड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लंब केंद्र क्या है। हमने केंद्रक देख लिया, अब हम देखते हैं लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। मान लीजिए फिर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाते बनाते मैं थक गया। ABC क्या है, कह रहा है तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र। हमने शीर्ष B से AC पर एक लंब डाला, AC पर एक लंब डाला। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने लंब डाला है वो AC को दो बराबर भागों में डिवाइड ही करे, बस हमने AC पर एक लंब डाला। ये मान लीजिए AC पे कोई D बिंदु है, और A से हमने BC पर एक लंब डाला E बिंदु पे, और C से हमने ED पे एक EB पे एक लंब डाला। किस पॉइंट पे? F पॉइंट पे। तो ये तीनों लंब केंद्रों ये तीनों जो लंब डाले गए हैं, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा
लंब केंद्र कहलाता है, यानी कि जो O है हमारा, ये हमारा लंब केंद्र है। लंब केंद्र है। अब हम देखते हैं परिकेंद्र। हमने केंद्रक देख लिया, लंब केंद्र देख लिया, अब हम देखते हैं परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है तथा परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है। फिर से हम ट्रायंगल बनाएंगे एज यूजुअल। ABC। लंब केंद्र हम क्या करते हैं, शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डाल रहे थे, पर यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लंब भी डालेंगे और सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमने BC से शीर्ष B से AC पर एक लंब डाला जो AC को 2 बराबर भागों में डिवाइड भी कर रहा है। किस पॉइंट पर हमने लंब डाला, ये हमने D पॉइंट पर डाला। फिर A से हमने एक लंब डाला, किस पॉइंट पर डाला, हमने E पॉइंट पर डाला। ये BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। फिर हमने शीर्ष C से एक लंब डाला AB पे, किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, AB को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारा O पॉइंट होगा वो होता है परिकेंद्र। ये तीनों लंबार्धक जो हैं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो पॉइंट हमारा होगा क्या होगा, परिकेंद्र। तो देखिए जो O है हमारा वो हो जाएगा परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। फिर क्या कह रहा है, तथा परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है। अगर हम OA, OB, OC ये आपस में समान होंगे तो हमारा OA, OB और OC देखिए शीर्ष परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी समान होगी। तो OA, OB और OC तीनों समान होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा परिकेंद्र हो गया। अब देखिए परिवृत्त की त्रिज्या। देखिए परिवृत्त क्या होता है, लिखने हम पढ़ रहे थे परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या होता है, किसी आकृति के आप चारों ओर अगर वृत्त बना दें तो होता है परिवृत्त। अगर हम त्रिभुज के चारों ओर वृत्त बनाएं तो होता है हमारा त्रिभुज का परिवृत्त। तो ऐसा देखिए क्या है, त्रिभुज के परिवृत्त ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्षों से होकर जाता है कि त्रिज्या तथा त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी बराबर होती है। हमने अभी पढ़ा परिकेंद्र। फिर से हम ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए O पॉइंट जो हमारा परिकेंद्र है और इस परिकेंद्र के थ्रू, ये केंद्र के थ्रू एक हम वृत्त बनाते हैं। तो जो वृत्त बनेगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। और क्या कह रहा है, तथा त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी बराबर होती है। अगर मान लीजिए त्रिभुज हमारा ABC था तो जो हमारा OA होगा वो बराबर होगा OB के और जो OB बराबर होगा OC के। यानी कि ये जो वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, अगर हमारा O केंद्र है तो एक त्रिज्या बना तो हमारा OA एक त्रिज्या होगी, OB एक त्रिज्या होगी और OC एक त्रिज्या होगी। तो त्रिज्याएं तो बराबर ही होती है एक वृत्त की, तो इसलिए OA, OB, OC बराबर है। अब हम पढ़ते हैं अंतःकेंद्र मतलब इन सेंटर। त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है।
त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है तथा यह अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, ये कोई एंगल हमारा ए है, ये कोई एंगल बी है, ये कोई एंगल सी है। ठीक, अभी हमने भुजाओं का लंबार्धक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कोणों का अर्धक। तो जो हम कोई रेखा बी से खींचते हैं, कोई रेखा हम बी से ए सी तक खींचते हैं जो एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, जो एंगल बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो देखिए एंगल बी डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी जो डिवाइड हो रहे हैं। फिर हम शीर्ष सी से एक रेखा ए बी की तरफ खींचते हैं जो एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। फिर हम शीर्ष ए से बी सी की तरफ एक रेखा खींचते हैं जो एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। जो एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो कोण अर्धक है इन्हीं को हम बोलते हैं कोण अर्धक। तो ये जो कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो हमारा होता है अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर, यानी वो जो है हमारा वो हो गया अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र और क्या कह रहा है, तथा यह अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट डी है, ई है और एफ है, तो अंतःकेंद्र भुजाओं समान दूरी पर होता है, यानी कि हमारा ओ डी जो है और ओ एफ जो है और ओ ई ये आपस में बराबर होंगे। ओ डी बराबर ओ एफ बराबर ओ ई आपस में बराबर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ नोट पॉइंट है। समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, मध्य केंद्र और परिकेंद्र एक ही बिंदु पर होता है तथा हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। जो लंब केंद्र होता है, अंतःकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, अगर एक वो किसी समबाहु त्रिभुज का है तो वो त्रिभुज के अंदर होगा और एक ही पॉइंट पे होता है। तो आप ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, मध्य केंद्र, परिकेंद्र एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है तथा हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। ठीक, और दूसरा क्या है नोट हमारा पॉइंट, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष बिंदु पर तथा परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। मान लीजिए कोई हम समकोण त्रिभुज बना दें, तो जो इस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो जो इस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा ये हमारा समकोण वाले शीर्ष पे होगा, यानी कि ए बी सी। तो हमारा जो बी पे होगा, पॉइंट बी पे ही इस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। और परिकेंद्र जो होगा हमारा कर्ण ए सी के मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई मध्य बिंदु हमारा डी है, तो इस डी बिंदु पे इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा, इस डी बिंदु पे इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा और डी जो है ए सी का मध्य बिंदु है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नोट पॉइंट देखते हैं। किसी भी त्रिभुज में अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी का एक फार्मूला है जो आपको याद करने की जरूरत है। वो क्या है फार्मूला, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। क्या फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। आर क्या है, आर हमारा परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। स्मॉल आर क्या है हमारा, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है।
अब आगे देखते हैं क्या है पढ़ने को। इसी तरह हमारा ट्रायंगल खत्म होता है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज पे।